देखो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्धमान तथा ह्रासमान पर। एंड डिक्रीजिंग। हालांकि एक बार लेक्चर हो चुका है, अभी कल ही बताया था मैंने। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। ये x है और ये y है, तो x के चेंज के साथ अगर y का चेंज जो है वो इक्वली ऐसे होता चला जाए, बस समझ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x के बढ़ने के साथ साथ हमारा y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। लगातार अगर बढ़ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरंतर वर्धमान, यानी कि निरंतर वर्धमान हो गया। ठीक है। इस ग्राफ का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ देर जाए ये, इसका क्या मतलब होता है, ये वर्धमान है, निरंतर वर्धमान नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ मानों पर ये बढ़ नहीं रहा है, अचर हो जा रहा है ना, फिर बढ़ रहा है, फिर अचर हो जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर अचर हो जा रहा है, इस तरह से चल रहा है। तो x के सभी मान के लिए लगातार ये बढ़ नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा केवल और केवल वर्धमान। वर्धमान। चलो एक पॉइंट बता देते हैं आपको। ये मान लो x1 पॉइंट है और ये मान लो x2 पॉइंट है। तो हमने देखा x1 पॉइंट पे ये जो वैल्यू मिलेगी, ये वाली वैल्यू, ठीक है, क्योंकि y बराबर fx होता है। तो x1 पॉइंट पे क्या मिलेगा बेटा, fx1, और x2 पॉइंट पे क्या मिलेगा, fx2। आपने क्या देखा, इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर x1 x2 से क्या है, छोटा या बड़ा, x1 जो है x2 से क्या है, छोटा। आपने देखा कि x1 इज लेस देन x2, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको मिला क्या, बताओ, fx1 छोटा है या fx2, fx1 छोटा है, इसका मतलब fx1 इज लेस देन fx2, ये आपने देखा। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर इस पॉइंट पे बात करें हम, इस पॉइंट से इसको मान लेते हैं x1, और इस पॉइंट पे बात करें, तो इन दोनों पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी, इसको मान लो x2, ठीक है, कुछ देर के लिए, तो इन दोनों पे जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। ध्यान से देखो, अगर फंक्शन का वैल्यू देखें दोनों पे, वो क्या है, सेम है। और फिर अगर मैं इस वाले पॉइंट पे देखूं, तो इस वाले पॉइंट पर इससे तो ज़्यादा हो रही कि नहीं हो रही, बताओ, हो रही है। फिर इस वाले पॉइंट पे देखो, तो इस वाले पॉइंट पे फिर इसके सेम हो गया, फिर इस वाले पॉइंट पे देखो, फिर बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे दो कंडीशन चल रही हैं, ये तो इक्वल भी हो सकता है और हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे दो कंडीशन है कि x1 इक्वल टू x2, यहाँ पे इसको मान लें x3, इसको मान लें x4, इस टाइप से ना। तो आपने देखा x1 इक्वल टू x2 है, तो इसमें एक बात निकल गई कि fx1 इक्वल टू fx2 है। और आपने ये भी देखा कि अगर हम x1 और x3 को उठाते हैं कि x1 इज लेस देन x3, तो आपने देखा क्या मिला, fx1 इज लेस देन fx3। अरे कोई डाउट है क्या, ये वाला पॉइंट देखो, यही fx1 भी है, और ये वाला पॉइंट देखो, यही क्या है, fx2 भी है। लेकिन ये बराबर तो है नहीं, ये क्या थे, x1 छोटा है x2 से, बराबर नहीं होता है ना। अच्छा ये वाला पॉइंट देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट क्या है, x1 इज ग्रेटर देन, सॉरी x1 इज लेस देन x3, लेकिन यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो, तो x1 पे वैल्यू क्या मिल रही है बेटा, fx1, और लेकिन x3 पे वैल्यू क्या मिल रही है, fx3। तो बताओ बड़ा कौन है, fx3 बड़ा है, इसका मतलब ये ऐसा हो गया। तो आपने अनुभव किया कि यहाँ पे अगर मैं ऐसे सिचुएशन उठाता हूँ तो यहाँ पे दो कंडीशन मिले, तो इक्वल भी मिल सकता है और यहाँ पे ये बड़ा भी हो सकता है ना। तो इस सिचुएशन में अगर मैं कोई एनी की बात कर रहे हैं, अगर हम एनी कंडीशन की बात कर रहे हैं कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कोई भी डोमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके कंडीशन में अगर x1 इज लेस देन x2 है, सो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं। तो fx1 इक्वल टू हो सकता है किसके, fx2 के, या फिर नहीं समझ है क्या बात, बोलो, ये तो इक्वल हो सकता है या फिर लेस देन आर इक्वल टू, मतलब लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, दो कंडीशन यहाँ पे निकल के आती। ये कौन से समझ में आया, तो इसको हम बोल देंगे, ऐसे सिचुएशन को बोल देंगे क्या, वर्धमान, और इसको क्या बोलेंगे, निरंतर वर्धमान। अब इन दोनों में अंतर समझ में आ गया। अच्छा वर्धमान तो ये भी है ना, वर्धमान ये भी है, तो दोनों को मैं वर्धमान कह सकता हूं, परंतु मैं इसको निरंतर वर्धमान नहीं कह सकता हूं।
ठीक है, तो इसको वर्धमान भी कह सकता हूँ, निरंतर वर्धमान भी कह सकता हूँ, लेकिन इस सिचुएशन को केवल और केवल वर्धमान ही कहेंगे, है ना। तो ये हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। पहला पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, अब आते हैं ह्रासमान में। अब ह्रासमान का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए डिक्रीज हुआ, फिर इक्वल चला, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इक्वल चला, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इक्वल चला, फिर इस तरह। अगर ऐसे चला जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ। और एक और ग्राफ बना लेते हैं इसी वक्त। ठीक है, ये ग्राफ। अब इन दोनों ग्राफ का मतलब क्या हुआ, या फिर सीधे ऐसे बना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मतलब बेटा देखना क्या होगा, यहाँ पे मान लो ये ओरिजिन होता है, ये मान लो x1 है, ये मान लो x2 है, ये मान लो x3 है, ये मान लो x4 है, इस टाइप से। इधर भी हमारे पास एक मान लो x1 है, ये मान लो x2। अब यहाँ पे आपने देखा पहले घट रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर घट रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर घट रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, और फिर घट गया। इसका मतलब क्या हुआ, x1 छोटा होगा x2 से बड़ा होगा, x1 छोटा होगा x2 से बड़ा होगा। अरे भैया x1 की लेंथ इतनी है और x2 की लेंथ इतनी है, तो कौन बड़ा है? अरे x2 बड़ा है, तो x1 इज लेस देन x2। अब इससे समझना, इससे जो fx1 मिलेगा, ये ध्यान से देखो, यहां पे मिला fx1, और इससे जो fx2 मिलेगा, यहां पे मिलेगा fx2। आपने इसमें क्या देखा, कौन बड़ा है कौन छोटा है? fx1 बड़ा है और fx2 छोटा है। आपने देखा कि fx1 मेरा आया बड़ा और fx2 आया मेरा छोटा, और कहीं कहीं इक्वल भी है, इसलिए यहाँ पे हम इक्वल भी लगा लेंगे। बोलो कोई दिक्कत? समझ आ गया ना? तो यहाँ पे ऐसे चलेगा। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, ह्रासमान या वर्धमान? ह्रासमान। क्या ये निरंतर ह्रासमान है? नहीं है। अच्छा इसमें आ जाओ, fx1 अगर हम देखें तो यहाँ पे आ रहा है आपका fx1, अगर हम fx2 देखें तो यहाँ पे आ रहा है आपका fx2। x1 बड़ा है x2? x1 इज लेस देन x2 बड़ा है, x1 क्या है? छोटा। सो इम्प्लाइज दैट जब मैंने छोटी वैल्यू डाली, देखो यहाँ क्या मिल रही है? बड़ी वैल्यू, और जैसे मैंने बड़ी वैल्यू डाली यहाँ पे क्या मिल रही है? छोटी वैल्यू। इसका मतलब घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है। तो इसको बोलेंगे हम fx1 बड़ा है fx2 से। ये निरंतर ह्रासमान हुआ। और ये क्या हुआ? ह्रासमान हुआ। क्या मैं ह्रासमान को निरंतर ह्रासमान कह सकता हूँ? क्या निरंतर ह्रासमान को ह्रासमान कह सकता हूँ? ठीक है, तो ये डिफरेंट थिंग है, इनको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझ लेना। तो ये नोट करना चाहो नोट कर लो। अच्छा यहाँ से देखो, एक चीज यहाँ से देखो, अगर ये जो मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन fx जो मेरा फंक्शन है, ठीक है, वो क्या हो, कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा ही नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? सबको ने पढ़ा है? तो ऐसा करना है कि fx जो फलन है क्लोज इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे क्या हो जाए? सतत हो जाए। क्या हो जाए? सतत। और ओपन इंटरवल ए बी पे क्या हो जाए? वो अवकलनीय हो जाए। ये होना ही चाहिए, ठीक है। क्लोज इंटरवल ए बी पे क्या होना चाहिए? सतत। और ओपन इंटरवल ए बी पे क्या होना चाहिए? अवकलनीय। तब हम फंक्शन की चर्चा करेंगे। अगर ध्यान से देखो तो ये ढाल पर निर्भर हो रहा है नहीं हो रहा है? इसका वर्धमान फलन किस पर निर्भर हो रहा है? ढाल पर। इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा, ये जो वैल्यू होगी, ढाल को हम बोलते हैं dy अपॉन dx। तो इसका मतलब सीधे बोल सकते हो कि f डैश x। अगर f डैश x का मान, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो जाए, किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कामा b। अगर a कामा b के बीच के सभी वैल्यू के लिए ये क्या हो जाए? f डैश x का मान पॉजिटिव हो जाए, तो मैं फंक्शन को क्या बोलूंगा? निरंतर वर्धमान। क्या बोलूंगा? निरंतर वर्धमान। सबको समझ में आ गया? ठीक है। अगर हम बोल दें यहां से f डैश x का मान, दूसरा पॉइंट, f डैश x का मान लेस देन 0 हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कामा b, अब क्या बोला जाएगा? निरंतर ह्रासमान। यहां तक समझ में आ गया?
ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए थर्ड पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट इधर लिख रहा हूँ मैं, इसका थर्ड पॉइंट ये है कि अगर एफ डैश एक्स का मान 0 आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कामा बी, तो क्या बोलोगे? अचर फलन ना तो वर्धमान है ना तो हास मान। अचर मतलब सॉरी, वर्धमान भी माना जा सकता है उसको, हास मान भी माना जा सकता है, क्योंकि ये क्या है? अचर फलन है, तो अचर फलन नाम दिया जाएगा। ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना तो ये बढ़ रहा है ना तो ये घट रहा है, ये ऐसा है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है। अगर मान लो इसके सभी वैल्यू पे मैंने बोला है, बात समझना, अब कुछ वैल्यू पे मान लो निगेटिव आ रहा है एफ डैश एक्स का मान, और कुछ वैल्यू पे मान लो पॉजिटिव आ रहा है, तो फंक्शन को क्या कहोगे आप? ना तो वर्धमान है ना तो हासमान। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखना। चलो यहां तक नोट हो गया, नोट कर लो ये वाला पॉइंट। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो पहला काम आपका ये होना चाहिए, फलन बताओ सतत है या नहीं? बोलो सतत है या नहीं? अरे यार, कोई भी बहुपद दे दिया जाए तो सतत और अकलनीय होता है, याद रखो। तो ये बहुपद है ना, तो दिया गया फलन सतत भी है और अवकलनीय है, सीधी बात करेंगे। क्लियर हुआ? तो अब हम सीधे चलते हैं अपने फंक्शन के अवकलन पर। तो अवकलन करिए इसका, क्या होगा ये? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत। अभी हम सीधे नहीं बोल सकते हैं कि फलन सभी x के लिए, सभी रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। सीधे बोल सकते हो क्या? अगर आप सीधे बोलते हो तो फिर आंसर माना ही नहीं जाएगा, मेरी बात समझो। तो इसको सीधे नहीं बोल सकते, तो फिर मैं क्या करूँ ऐसा जिसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ? ये तो मैं यहाँ पे होल स्क्वायर बनाऊँ, इसका क्या बना लूँ? होल स्क्वायर, तो डिसाइड कर पाऊंगा। तो ऐसे डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो फिर तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप इसको होल स्क्वायर बनाओ। तो हमने लिखा 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन, याद है ना होल स्क्वायर बनाने का तरीका? ठीक, 3 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ऐसा करो कि प्लस, नहीं ऐसे रखो ना, क्या दिक्कत है? प्लस का 4 3 है, सॉरी 4 ऐसे रखो, कोई दिक्कत? इन दोनों में कॉमन लिया। अब तुम ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, होल स्क्वायर बनाने के लिए कितना जोड़ दें कितना घटा दें? एक जोड़ दें और एक घटा दें। तो जो घटा दें उसमें 3 से गुणा करोगे, 3 इक्के 3। कोई समस्या आई क्या यहाँ तक? सबको समझ आ गया? ठीक है। अब 3 गुणे, अब इधर देखो ये क्या है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 4 में 3 घटाओ 1। अब ध्यान से देखना, x को कुछ भी वैल्यू रखो, कुछ भी x का मान कुछ भी रखो, उसमें 1 घटाओ, और 1 घटाने के बाद उसका वर्ग कर दो। बताओ नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव? क्योंकि वर्ग करने पर वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, चाहे अंदर माइनस में हो चाहे अंदर प्लस में आया हो। अब पॉजिटिव आया, अब उसमें 3 से गुणा कर दो, तो धनात्मक रहेगा ऋणात्मक हो जाएगा? धनात्मक रहेगा। और फिर उसमें 1 जोड़ दो, अब बोलो रिजल्ट क्या रहेगा? धनात्मक ऋणात्मक? इसका मतलब ये सीधे वैल्यू क्या हो गई? पूरी पूरी धनात्मक होगी, चाहे x का कोई भी मान रखें। तो अब हम बोलेंगे कि इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बोलो बात समझ में आई? अब कोई भी x का मान उठा के रख के देखो, उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, गुणा करके 1 जोड़ दोगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब दिया गया फलन क्या होगा बेटा? हाँ, r के लिए क्या वर्धमान है? कैसा? निरंतर वर्धमान है। ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, कर लो। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये रब कर दें बेटा? ठीक है।
एग्जाम्पल अपने आप से लगाना, कोई डाउट है तो डिस्कस कर लेना। हम चलते हैं एक्सरसाइज में और एक्सरसाइज नंबर स्टार्ट करते हैं 6.2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है कि r पर हमें fx का मान fx इज इक्वल टू क्या है 3x प्लस 17। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए मुझे चेक करना है। क्या करेंगे, इसका अवकलन कर दो सीधे, क्या आ जाएगा 3। अब x का कोई भी मान रखो, ये तो रहेगा 3 ही ना, तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो दिया गया फलन क्या होगा, वर्धमान होगा, वो भी निरंतर वर्धमान होगा। कर लो रिजल्ट जो लिखना है, दिया गया फलन ठीक है r पर निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। ठीक है, fx इज इक्वल टू e की पावर 2x और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका अवकलन करो बेटा, क्या होगा f डैश x बराबर क्या होगा 2e की पावर 2x। अब x का कोई भी मान रखोगे, जो e की पावर x होता है बेटा वो हमेशा धनात्मक ही वैल्यू देगा, कभी ऋणात्मक वैल्यू नहीं देगा, हमेशा धनात्मक वैल्यू देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा वैल्यू होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या बोलेंगे, दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है, किसके लिए r के लिए। चलो ले लो, लिख लो इसको। हो गया, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका fx इज इक्वल टू cos x है, sin x है, तो sin x ले लो। पहले नंबर में क्या दिया जा रहा है, ओपन इंटरवल में 0 कामा π/2, दूसरे π/2 कामा पाई, और तीसरे ओपन में है ना सब 0 से पाई। इसमें देखना है, इसमें और 3 है हमारे चेक करना है, ठीक है ओके। तो पहला काम है कि आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, सिंपल f डैश x कर लें। तो f डैश x कितना आएगा बेटा, तो f डैश x आ गया आपका cos x। पहले तो ये समझ में आया, अब ये डेरिवेटिव सबको पता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ चतुर्थांश में, चतुर्थांश में लेकर चलता हूँ। ये होता है पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये हम लोगों ने ये सीख रखा है, ये 0 अंश होता है, यहाँ पे 90 होता है, ये क्या होता है 180 ने पाई होता है, ये 270 और ये 360। जब इसके बीच में रहते हो तो फर्स्ट चतुर्थांश में रहते हो, और ये पहले चतुर्थांश में आपने सीखा है बात कि सभी धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, सभी धनात्मक। ASTC के अकॉर्डिंग याद रखो, ASTC। इसमें क्या होता है साइन पॉजिटिव, इसमें क्या होता है और इसमें, ठीक। अभी हो कहाँ 0 और π/2 के बीच में, 0 और π/2 के बीच में मतलब कहाँ हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, धनात्मक होता है। इसका मतलब बोलेंगे इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। बस ये कॉमन सेंस लगाना है, ये हो जाएगा। रीजन बता देंगे, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में cos x क्या होता है, धनात्मक होता है। ये हो गया रीजन। तो इस पे क्या होगा, निरंतर वर्धमान या आसमान, निरंतर वर्धमान।
ये तो पहला कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। अब दूसरा उठाओ, इस पे आ जाओ। अब मैं चला गया कहाँ, π/2 से लेकर पाई के बीच, मतलब दूसरे चौथांश में चला गया। जब मैं दूसरे चौथांश में गया तो यहाँ पे कौन धनात्मक होता है, साइन। अगर साइन बेटा धनात्मक है तो कॉस क्या होगा, ऋणात्मक, और कॉस ऋणात्मक होगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि f' का मान जो cos x आया है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 से पाई। बोलो यहाँ तक समझ में आया। और रीजन क्या बताएंगे, हाँ क्योंकि ये कहाँ है, 2/3 चौथांश में, और 2/3 चौथांश क्या होता है, उसमें cos से ऋणात्मक होता है, इसलिए ऋणात्मक है, तो इसलिए क्या होगा, हास में वर्धमान, हास मान, तो ये हो जाएगा हास मान। बोलो समझ में आ रहा ना, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड वाले में, क्योंकि ये 0 से पाई आ गया, सॉरी 0 से पाई आ गया। अब जब 0 से पाई ले लोगे तो तुम खुद सेंस लगाओ, इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्या वर्धमान या हासमान बोल सकते हो क्या, मैंने क्या बोला था, अगर उसमें दोनों साइन आ रहे हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो ना तो वर्धमान बोलेंगे और ना तो हासमान बोलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस वाले सिचुएशन में बोलोगे कि cos इसका मान धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है, इसलिए हम ना तो वर्धमान कह सकते हैं और ना तो हासमान कह सकते हैं। लिख लीजिए। ना समझ में आए तो पूछ लो, और रीजन जरूर लिखना है, क्यों प्लस हुआ, क्यों माइनस हुआ, है ना। ठीक है, तो चौथा नंबर बोल रहा है f(x) इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x। हमें क्या करना है, अंतराल निकालना है वर्धमान के लिए, और तो जब भी हमें वर्धमान के लिए अंतराल निकालना होता है या हास मान के लिए निकालना होता है, तो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान देना। तो पहले इसका करेंगे सिंपली डेरिवेटिव, कुछ इस टाइप से। एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन लगेंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा, 4x और माइनस 3। आपका ये होमवर्क होगा, ये काम होगा कि आपको जो डेरिवेटिव आए ना, उसको रफली क्या करो, f' इक्वल टू 0 करके यहाँ से तुम प्रयास करो x के मान निकालने का। कौन सा प्रयास, x के मान निकालने का। तो देखो x का मान क्या आएगा यहाँ पर, तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आया है, ठीक है, ये जो वैल्यू आया है इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करो, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं बीचों बीच में यहाँ आएगा। अब ये देखो इसके बीच में जो वैल्यू है, इस पर ये नेगेटिव देता है या पॉजिटिव। अब इसके बीच में क्या आता है, इसके बीच में 0 भी आता है, बात समझो, इसके बीच में -1 भी आता है, बहुत कुछ आता है। तो कुछ भी रखो और चेक करो। तो चलो -1 रख के देखते हैं, -1 रखो, माइनस के 4 हो जाएगा और माइनस के 3 हो जाएगा। इसका मतलब इसके बीच में ये f' का मान क्या देगा, माइनस में हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। बोलो समझ में आया, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। कहानी क्लियर है। अब इसके बीच में देखो, इसके बीच में कोई भी मान रखो, कोई भी मान, जैसे इसके बीच में क्या आता है हमारे पास, 1 आता है, 2 आता है, चलो मैं रख के देता हूँ, 1 रख लो, 4 इक्के 4, 4 में 3 गया 1, प्लस में आया माइनस में, प्लस में आए, इसका मतलब f' इज ग्रेटर देन 0। तो आपको यही पता करना है कहाँ पे इज लेस देन 0 है और कहाँ पे ग्रेटर देन 0। हमें पता चल गया है वर्धमान के लिए हमें क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए वर्धमान के लिए क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो किस अंतराल में हुआ, तो बोलेंगे, हाँ तो बोलेंगे 3/4 से लेकर प्लस अनंत में f' का मान क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 है। तो अंतराल समझ में आया, ठीक। इसमें हाफ मान में क्या बोलेंगे, माइनस अनंत से लेकर 3/4 में क्या होगा, f' का मान लेस देन 0 है। इसका मतलब इस पर क्या होगा, ये हाफ मान। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगाने सभी, नोट करो। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ठीक है, फिर आराम से नोट करो, है ना। ये क्वेश्चन नंबर था चौथा। अब 5वां नंबर देख लो एक बार, तो आप आराम से सारे क्वेश्चन लगा लोगे। फिर 5वां नंबर बोल रहा है f(x) इज इक्वल टू x³ 2x³ माइनस 3x², ठीक है, और माइनस 36x और प्लस 7
पहला काम डेरिवेटिव कर लो, क्या हो जाएगा, फिर अब यहाँ पे देखो, पहले इसको फैक्टर कर लो, क्या होगा देखना, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस के 6, गुणनखंड करो इसके, समझ आया, गुणनखंड तो कर लोगे। तो पहला काम यहाँ तक इसको आराम से सॉल्व कर लो, यहाँ तक सबको सॉल्व करने में किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट याद रखो, दूसरा पॉइंट हमने बताया था x के मान निकालना, तो फिर करो, अब क्या करेंगे, f डैश x बराबर क्या रख देना, 0, तो यहाँ से आपको x के मान निकल आएंगे, तो हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा x बराबर कितना, 3, और यहाँ से हो जाएगा x बराबर कितना, -2। बोलो यहाँ तक समझ आया, ठीक है। इसको नंबर लाइन में से सिंपली ड्रॉ करो, माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है, यहाँ पे कहीं 0 होगा, यहाँ पे कहीं -2 होगा, यहाँ पे कहीं +3 होगा। बोलो क्या आने क्लियर है, 0 लिखना नहीं है, मैं ऐसे समझाने के लिए बता देता हूँ। बोलो यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। मेरे पास 3 खंड मिले, एक तो ये और एक ये और एक ये। अब मुझे पता करना है किस खंड में ये निगेटिव देता है और किस में ये पॉजिटिव देता है। तो पहले इसके बीच में कोई भी देख लो, इसके बीच में -3 आता है, -4 आता है ना, -4 आता है, तो कुछ भी रखो, चलो -3 उठा के रखते हैं, क्या रखते हैं, -3। और बस आपको मान से मतलब नहीं है, आपको चिन्ह से मतलब है। तो ये देखो कि माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, तो जब मैं जैसे मैं -3 इसमें रखूंगा तो -3 और -3 कुल मिला के माइनस आएगा, नहीं आएगा, जोड़ो मत, खाली देखो माइनस आया प्लस, क्या आएगा, -3 + 2, माइनस आया प्लस में, माइनस में आएगा। बोलो समझ आया, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। इसका मतलब इस वाले अंतराल में हमें वैल्यू कैसे मिलेगी, प्लस मिलेगी, मतलब f डैश x का मान इसमें क्या होने वाला है, > 0। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब इसके बीच में कुछ भी रखो, तो इसके बीच में 0 भी तो आता है, इसके बीच में 1 आता है, 2 आता है, बहुत सारी वैल्यू आती है, कुछ भी रखो, बताओ क्या रख लें, 0, तो 0 आसान लग रहा है, 0 रख लो, 0 रखेंगे माइनस आया, 0 रखेंगे प्लस आया, प्लस माइनस, इसका मतलब माइनस आया इसमें, इसका मतलब f डैश x का मान क्या होगा, <0। अब इसके बीच में रखो बेटा 4 रख लो, चलो 4 रखो, 4 में 3 गया प्लस में, 4 में 2 जोड़ो प्लस में, बहुत समझ में आई, मान से मतलब नहीं है, चिन्ह से मतलब है, तो प्लस प्लस प्लस, तो इसका मतलब f डैश x का मान इसमें क्या होगा, <0। तो आपको ये देखना है किस अंतराल में <0 है तो वो वर्धमान हो गया, और किस अंतराल में <0 वो क्या हो गया, हास मान। तो वर्धमान के लिए क्या मिला, तो आपने देखा कि -∞ से -2 यूनियन 3 से ∞ पर, ये क्या है मेरा, निरंतर वर्धमान है। बोलो समझ में आ रहा ना, और हास मान के लिए क्या मिला, -2 +3, इस बीच में क्या हुआ बेटा, इसमें क्या होगा, ये हास मान। नहीं सुनना है क्या, बस कर लो सारे क्वेश्चन सेम।